विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल निहारिका क्लासेस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपका नया साथी राकेश साहिल आज से आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। फिजिक्स में जो जो टॉपिक काम लायक है 10वीं तक या 12th तक लेवल के, जिनका एग्जाम में बार बार कंपटीशन एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाता है, उन सभी बिंदुओं को हम गहराई से और बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, और इसके लिए पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। आप सभी मेहनत से हमारे सामने जुड़े रहिए, हम आपको एकदम बढ़िया कंटेंट देंगे और हमारा वादा है अगर आप हमारे साथ मेहनत करोगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मैं आपको पढ़ाऊंगा आज से भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान इंग्लिश में इसे कहते हैं फिजिक्स। सबसे पहले मैं ये जरूरी समझता हूं कि हम जो जो चैप्टर पढ़ते हैं उनके बारे में हमें मोटा माटी मालूम होना चाहिए कि हम किन किन अध्यायों का अध्ययन करेंगे। तो मैं आपको एक बार जो जो अध्यायों का हम अध्ययन करेंगे उन सभी को एक बार विवरण लिख देता हूं, यानी कि सिलेबस लिख देता हूं एक बार। हिंदी में बोले तो पाठ्यक्रम, कौन कौन से अध्याय है जिनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम एक नंबर पर अध्ययन करेंगे प्रकाश का, लाइट का। प्रकाश क्या होती है, प्रकाश से संबंधित कौन कौन सी घटनाएं होती है, उन सभी घटनाओं का, दर्पण के बारे में, लेंस के बारे में, इन सभी के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। दूसरा, फिर हम पढ़ेंगे मानव नेत्र, मानव नेत्र और दृष्टि दोष। मानव नेत्र और दृष्टि दोष, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर तीसरे नंबर हम पढ़ेंगे विद्युत धारा। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा क्या होती है, विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, पार्श्व क्रम संयोजन, इन पर बेस जो भी न्यूमेरिकल है उन सभी के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद में चौथे नंबर हम पढ़ेंगे विद्युत धारा का, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। क्या नंबर हो गए, पांचवा। फिर हम पढ़ेंगे गति, मोशन। गति क्या होती है, गति के 3 नियम पढ़ेंगे, गति के 3 समीकरण पढ़ेंगे, बल के बारे में पढ़ेंगे, बल की परिभाषा पढ़ेंगे। इसके बाद में छठवें नंबर हम पढ़ेंगे कार्य, ऊर्जा और शक्ति। कार्य, ऊर्जा और शक्ति, वर्क, एनर्जी एंड पावर, इन सभी के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। कार्य क्या होता है, कार्य की क्या परिभाषा होती है, क्या इसका सूत्र होता है, ऊर्जा क्या होती है, गतिज ऊर्जा क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। शक्ति क्या होती है, शक्ति का क्या मात्रक होता है, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर सातवें नंबर हम अध्ययन करेंगे गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन इंग्लिश बोले तो। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, एक प्रकार का बल होता है, इनके जो जो भी फॉर्मूले हैं उनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। फिर आठवें नंबर हम पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण के बाद में हम पढ़ेंगे तरंग, वेव। तरंगे क्या होती है, कौन कौन से प्रकार होते हैं, उनसे संबंधित जो भी आवर्ती, आवर्तकाल, तरंग, जो भी इनसे संबंधित परिभाषा होती हैं उन सभी के बारे में अध्ययन करेंगे और इनसे बेस न्यूमेरिकल भी करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे ध्वनि के बारे में, साउंड के बारे में। फिर 10वें नंबर हम पढ़ेंगे उष्मा के बारे में, हीट के बारे में। ये 10 चैप्टर हैं, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। एक दो चैप्टर जो भी इंपॉर्टेंट होगा, जिनसे बारे में अगर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है तो मैं इनके कंप्लीट होने के बाद में वो भी पढ़वा दूंगा। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 नंबर चैप्टर से, लाइट, प्रकाश से। इनको साफ कर देता हूं मैं, फिर हम आज पहले चैप्टर शुरू करते हैं। शुरू से शुरू करेंगे, एकदम बेसिक से शुरू करेंगे। जो भी एग्जाम बेस क्वेश्चन होते हैं, जो भी एग्जाम बेस थ्योरी होती है, उन सभी के बारे में पढ़ेंगे हम। शुरू करते हैं हमारा आज के पहले चैप्टर प्रकाश के बारे में, लाइट। ठीक है, सबसे पहले कि प्रकाश क्या होता है।
प्रकाश क्या होता है? तो प्रकाश की एक बेसिक सी परिभाषा यह है कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। कैसे? जैसे अगर हम किसी अंधेरे बंद कमरे में जाए तो हम वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं, और जैसा ही हम बल्ब का स्विच ऑन करते हैं, जैसे ही बल्ब चालू होता है वैसे हमें वस्तु दिखाई देने लगती है। इसका मतलब यह हुआ कि वह जो हमें वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है, दृश्यमान मतलब जिसकी वजह से हमें वस्तु दिखाई देती है, उसे हम लोग कहते हैं प्रकाश। तो प्रकाश की एक तो परिभाषा यह है गई कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। दूसरा एक यह भी परिभाषा है कि प्रकाश ऊर्जा का एक प्रकार है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है। किनके रूप में? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं? कि ऐसी तरंगें जिनके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें हम लोग कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें। तो प्रकाश भी एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंगें भी है। सबसे पहले परिभाषा लिख देता हूं इसकी कि प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। दूसरी परिभाषा और लिखे थे क्या होगी? दूसरी परिभाषा होगी कि प्रकाश ऊर्जा का एक प्रकार है। ऊर्जा समझते हो? ऊर्जा यानी कार्य करने की क्षमता। प्रकाश ऊर्जा का एक प्रकार है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है। संचरित होता है मतलब आगे गतिमान रहता है, संचरित होता है। यह होगी प्रकाश की बेसिक सी परिभाषा। ठीक है, अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्रकाश का स्रोत क्या। ये जो हमें प्रकाश मिल रहा है, इस प्रकाश का स्रोत क्या है? तो प्रकाश के दो स्रोत हैं, एक है प्राकृतिक स्रोत और दूसरा है कृत्रिम स्रोत। प्राकृतिक स्रोत क्या होता है? प्राकृतिक स्रोत वो होता है जो हम ईश्वर प्रदत्त है, जो हमें भगवान ने दिया है, प्रकृति द्वारा दिया हुआ है, उसे हम लोग कहते हैं प्राकृतिक स्रोत। और कृत्रिम स्रोत वो होते हैं जो मानव द्वारा बनाए गए हैं। प्रकाश की उपलब्धता के लिए जो स्रोत मानव द्वारा निर्मित हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं कृत्रिम स्रोत। प्राकृतिक स्रोत की जैसे बात करें तो सूर्य, तारे, चंद्रमा, ये सभी प्राकृतिक स्रोत है। और दूसरा कृत्रिम स्रोत में जैसे हमारा बल्ब हो गया, टॉर्च हो गया, एलईडी लाइट हो गया, मोमबत्ती हो गई, दीपक हो गई। तो ये दो प्रकार के प्राकृतिक ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। मैं लिख देता हूं एक बार आपकी जानकारी के लिए कि प्रकाश के स्रोत, प्रकाश के स्रोत कौन से? प्रकाश के स्रोत के दो प्रमुख प्रकार है। कितने प्रकार है? दो। एक है, इसके नीचे लिख देता हूं, एक है प्राकृतिक स्रोत जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, जैसे सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गए, ये सभी। और दूसरा है कृत्रिम स्रोत जो मानव निर्मित, मानव ने अपनी सुगमता के लिए जिनको बनाया है, उन्हें हम लोग कहते हैं कृत्रिम स्रोत। जैसे लाइट हो गया, बल्ब हो गया, एलईडी हो गई, ये सभी कृत्रिम स्रोत है। इसके बाद में हम अध्ययन करेंगे कि प्रकाश के पर किसी वस्तु का दिखाई कैसे देता है। या मैं एक प्रश्न लिखूं तो ये होगा कि वस्तुएं हमें कैसे दिखाई देती है। वस्तुएं, मैं समझा दूंगा अभी एक बार, वस्तुएं हमें कैसे दिखाई देती है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई वस्तु हरे रंग की है, कोई वस्तु पीले रंग की है, कोई वस्तु काले रंग की है, कोई वस्तु सफेद रंग की है, जैसे मेरे कमीज सफेद रंग का है। ये हमें कैसे दिखाई देता? दिखाई हमें देता प्रकाश की वजह से। अभी थोड़ी देर पहले सबसे पहले ये लाइन यही लिखी थी कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। लेकिन प्रकाश के दृश्यमान में अलग अलग कई प्रकार से रंग होते हैं, तो हमें वस्तुएं कैसे दिखाई देती है? इसका बेसिक सा फंडा यह है कि जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है
तो उस वस्तु के अलग अलग गुण होते हैं। अगर वो वस्तु प्रकाश को पूरी तरह से अवशोषित कर ले, कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है, कंडीशन पर बात करते हैं। या तो वो वस्तु प्रकाश को पूरी तरह से अवशोषित कर ले, या प्रकाश के कुछ रंगों को परावर्तित कर ले और कुछ रंगों को अवशोषित कर ले, या ये हो सकता है कि प्रकाश अपने पर पड़ने वाले सभी रंगों को परावर्तित कर दे, या ये हो सकता है कि प्रकाश उस वस्तु का आर पार से ले जाए। ये जो सभी स्थितियां हैं, उन सभी स्थितियों में हमें वस्तु अलग अलग रंग की दिखाई देती है। अगर कोई वस्तु अपने पर पड़ने वाले प्रकाश के सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है तो वो वस्तु हमें काली दिखाई देती है। अगर कोई वस्तु अपने पर पड़ने वाले प्रकाश के सभी रंगों को या फिर मैं कहूं अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को पूरी तरह परावर्तित कर देती है तो वो वस्तु सफेद दिखाई देती है। अगर कोई वस्तु एक विशेष रंग को परावर्तित करती है तो वो वस्तु उसी रंग की दिखाई देती है। जैसे सेब का कलर लाल होता है, इसका मतलब ये हुआ कि सेब अपने पर पड़ने वाले प्रकाश में से जो लाल कलर है उसको परावर्तित कर रही है, उसकी वजह से वो लाल दिखाई देती है। और अगर किसी वस्तु में से प्रकाश आर पार निकल जाता है तो वो वस्तु हमें पारदर्शी दिखाई देती है। ठीक है, तो ये वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करता है कि वो अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को किस तरह से आगे प्रदर्शित करती है। तो इसका उत्तर क्या होगा कि कोई वस्तु अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश के जिस रंग को परावर्तित करती है, कोई वस्तु अपने पर पड़ने वाले प्रकाश के जिस रंग को परावर्तित करती है वह वस्तु उसी रंग की दिखाई देती है, उसी रंग की दिखाई देती है। ठीक है, ये बेसिक से फंडा हो गया। बाकी आप और जान सकते हो, मैंने बता ही दिया था कि अगर प्रकाश अपने उसमें पड़ने वाले सभी रंगों को परावर्तित कर देती है तो सफेद दिखाई देगी, सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है तो वो काली दिखाई देती है, या किसी विशेष रंग को परावर्तित करती है तो वो वस्तु उसी रंग की दिखाई देती है। ठीक है, एग्जाम नहीं पीरियड पूछा जाएगा आपकी बेसिक जानकारी के लिए मैंने बता दिया और थोड़ा बहुत लिख देता है। इसके बाद हम आगे की ओर रुख करते हैं। आगे हम अध्ययन करेंगे जो हमारे पृथ्वी पर ऊर्जा का और प्रकाश का एकमात्र व्यापक स्रोत है सूर्य, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। दो तीन मोटा मोटी जानकारी जान लेते हैं सूर्य के बारे में। सबसे पहले ये कि एक बात तो यही होगी कि हमारे पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत सूर्य है, एकमात्र और व्यापक स्रोत और अनंत स्रोत जो हमें लगातार ऊर्जा दे रहा है वो है सूर्य। दूसरी बात, अब सूर्य में ऊर्जा कैसे बनती है, तो सूर्य में ऊर्जा बनती है नाभिकीय संलयन विधि द्वारा। नाभिकीय संलयन विधि क्या होती है, हालांकि मैं जब नाभिक पढ़ाऊंगा तो और बता दूंगा, फिलहाल बता देता हूं कि नाभिकीय संलयन विधि में दो हल्के नाभिक जुड़कर जब एक किसी भारी नाभिक का निर्माण करते हैं और साथ में अगर ऊर्जा मुक्त करते हैं तो उसे हम कहते हैं नाभिकीय संलयन विधि। इसमें क्या होता है कि इसमें दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़कर एक हीलियम का निर्माण करते हैं और साथ में ऊर्जा मुक्त करते हैं। इसी प्रक्रिया द्वारा सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है। दूसरी बात, पहली बात की प्रकृति में हमारी पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत सूर्य है। दूसरा, सूर्य में ऊर्जा कैसे बनती है, तो सूर्य में ऊर्जा नाभिकीय संलयन विधि द्वारा बनती है। तीसरी बात कि ये जो सूर्य से ऊर्जा है या सूर्य से प्रकाश है वो हमारे पृथ्वी पर कैसा आता है, तो हमारे पृथ्वी पर ये आता है संचरण विधि द्वारा, उष्मा की संचरण विधि द्वारा। उष्मा अगर किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होती है तो उसकी तीन विधियां होती है, या तो चालन द्वारा हो, या संवहन द्वारा हो, या विकिरण द्वारा। ये क्या होती है मैं बाद में बताऊंगा। तीसरी बात क्या, चौथी बात यह है कि जब सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी पर पहुंचता है तो कितना समय लगता है, तो सूर्य के प्रकाश को सूर्य से हमारी पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 16 सेकंड से लेकर 8 मिनट 19 सेकंड यानी 499 सेकंड का समय लगता है। ये चार बातें हैं, मैं लिख देता हूं एक बार। पहली बात यह कि पृथ्वी पर
ऊर्जा का एकमात्र और व्यापक स्रोत, व्यापक मतलब पूरी पृथ्वी पर, ऐसा नहीं है कि आधी पृथ्वी पर दे आधी पृथ्वी पर ना दे, सभी को बराबर रूप से देता है। पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र और व्यापक स्रोत सूर्य। पहली बात। दूसरी बात, सूर्य में ऊर्जा, या यूं कहूं प्रकाश, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा ही है। सूर्य में ऊर्जा का निर्माण, सूर्य में ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन विधि द्वारा होता है। क्या होता है नाभिक संलयन विधि? मैंने बता दिया था, जब दो हल्के नाभिक जुड़कर एक बड़े भारी नाभिक का निर्माण करते हैं और साथ में अगर ऊर्जा मुक्त करते हैं तो उसे हम कहते हैं नाभिक संलयन विधि। ठीक है। तीसरी बात, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर संचरण विधि द्वारा पहुंचता है, संचरण विधि द्वारा पहुंचता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर संचरण विधि द्वारा पहुंचता। संचरण विधि क्या होता है मैं बता देता हूं, आपकी जानकारी के लिए, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा फिर भी बता देता हूं। जब कोई उष्मा यानी एक प्रकार की ऊर्जा, हीट, जो गर्म वस्तु होती है वो उष्मा उत्पन्न करती है, तो उष्मा के संचरण की, यानी उष्मा जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जाती है तो उसकी तीन विधियां होती है। कौन कौन सी होती है? एक होती है चालन, दूसरी होती है संवहन और तीसरी होती है संचरण। चालन क्या होती है? चालन में जब दो वस्तुओं को पास में रखते हैं और दोनों वस्तुओं का अगर ताप में अंतर होता है तो उष्मा उस ताप से निम्न ताप की ओर गमन करने लगती है, तो यह विधि कहलाती है चालन, जिसमें दोनों वस्तुओं का एक दूसरे के निकट होना आवश्यक होता है। इस विधि को हम लोग कहते हैं चालन। दूसरी संवहन क्या होती है? संवहन वो होती है कि जिनमें उष्मा का संचरण एक वस्तु से दूसरी वस्तु में होता है लेकिन माध्यम की आवश्यकता होती है, बिना माध्यम के उष्मा का संचरण ना हो तो उसे हम लोग कहते हैं संवहन विधि। और तीसरी विधि उष्मा के संचरण की होती है, तीसरी विधि होती है उष्मा के स्थानांतरण की, वो होती है संचरण विधि। संचरण विधि क्या होती है कि संचरण विधि उष्मा की वह विधि होती है जिसमें उष्मा के स्थानांतरण के लिए किसी प्रकार के माध्यम की, मीडिएटर की यानी बिचौलिए की आवश्यकता नहीं होती है, निर्वात में भी गमन कर सकती है, उसे हम लोग कहते हैं संचरण। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, बीच में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, तो ये उष्मा के संचरण की कौन सी विधि हो गई? संचरण विधि। ठीक है, वो टमाटर मैंने बता दिया था इसके बारे में। चौथा बिंदु क्या? चौथा बिंदु ये हो गया कि सूर्य का प्रकाश सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड से 8 मिनट 16 सेकंड से 8 मिनट 19 सेकंड का समय लेता है। 8 मिनट 19 सेकंड का समय लेता है, लगभग 499 सेकंड। ठीक है, ये 4-5 बातें हो गई सूर्य के बारे में। अब एक और हमारे पास ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, वो हमारा चंद्रमा। चंद्रमा में मतलब चंद्रमा के बारे में ऑटोमेटिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि चंद्रमा क्या होता है। रात में तो हमें प्रकाश नहीं देता है चंद्रमा। ठीक है, क्या होता है चंद्रमा? तो चंद्रमा के बारे में 2-3 खास बातें बता देता हूं। पहली बात तो यह है कि चंद्रमा में स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता, स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता। जैसे पृथ्वी में खुद का प्रकाश नहीं है, वैसे चंद्रमा में भी खुद का कोई प्रकाश नहीं होता। तो क्या होता है कि चंद्रमा सूर्य से आने वाले प्रकाश को परावर्तित कर पृथ्वी की ओर भेजती है। चंद्रमा क्या करता है कि सूर्य से आने वाले प्रकाश को परावर्तित कर पृथ्वी की ओर भेजती है, जिसकी वजह से हमें चंद्रमा चमकता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, इतनी बातें हैं चंद्रमा के बारे में। एक बात लिख देता हूं मैं फिर भी कि चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं है,
यह सूर्य से आने वाले, यह सूर्य से आने वाले प्रकाश, यह सूर्य से आने वाले प्रकाश को परावर्तित कर पृथ्वी की ओर भेजता है। एक बात तो ये होगी कि चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश स्रोत नहीं है, तो क्या करता है कि सूर्य से आने वाले प्रकाश को परावर्तित कर पृथ्वी की ओर भेजता है। दूसरा फिर वही बात कि जब सूर्य का प्रकाश सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचता है तो उसमें 8 मिनट और 16 सेकंड से लेकर 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है। चंद्रमा के प्रकाश को चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में सिर्फ 1.5 मिनट का समय लगता है। कितना लगता है? 1.5 मिनट, यानी कि 1 मिनट 30 सेकंड, 90 सेकंड का समय लगता है। लिख देता हूं मैं एक बार कि चंद्रमा के प्रकाश को चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में 1 मिनट 30 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है, इसके बारे में जानकारी होगी। सूर्य के बारे में पढ़ लिया हमने, चंद्रमा के बारे में पढ़ लिया। आगे हम इसके बाद में अध्ययन करेंगे प्रकाश के गुण के बारे में, कि जो प्रकाश है उसके क्या क्या गुण है। साफ कर देता हूं एक बार इसको। हमने अभी तक केवल प्रकाश के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त की है। आज की क्लास में अभी तक हम फिर बेसिक जानकारी ही प्राप्त करेंगे। आगे हम एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं, प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रकाश के गुण, प्रकाश के क्या क्या गुण? 3-4 प्रमुख गुण हैं और ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला गुण क्या है? पहला गुण यह है कि प्रकाश हमेशा सीधी सरल रेखा में गति करेगा जब तक कि उसके मार्ग में कोई बाधा या अवरोध ना आ जाए। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करेगा जब तक कि उसके मार्ग में कोई बाधा या अवरोध नहीं हो जाए। जैसे अगर हमें उदाहरण द्वारा समझाऊं तो आप अगर एक लोहे की नली लो, ये सीधी लो, एकदम सीधी लोहे की नली लो, और अगर आप इस लोहे की नली में जो खोखली है बेलनाकार आकार की है, अगर आप यहां पर टॉर्च डालोगे खोखली नली में, अगर आप यहां पर प्रकाश डालोगे टॉर्च की सहायता से, तो वो प्रकाश आपको वहां से नजर आएगा। वहीं अगर मैं इस जो खोखली बेलनाकार लोहे की नली हो, अगर मैं इसको टेढ़ी मेढ़ी कर दूं, कैसे कर दूं? जैसे मैं अगर इसको ऐसे बना दूं, ऐसे कर दूं, सांप के आकार की। ठीक है, और अगर मैं अब प्रकाश को यहां से मारूं, यहां से प्रकाश भटकता हूं अगर, तो वो प्रकाश मुझे यहां दिखाई नहीं देगा, और दिखाई भी देगा तो बहुत कम मात्रा में दिखाई देगा। ठीक है, इससे ये सिद्ध होता है कि प्रकाश का पहला गुण यह है कि प्रकाश हमेशा सीधी सरल रेखा में गति करेगा जब तक कि उसके मार्ग में कोई बाधा या अवरोध ना आ जाए। ठीक है, पहला गुण यह हो गया। दूसरा क्या होता है? पहला गुण यह है कि प्रकाश हमेशा सीधी सरल रेखा में गमन करता है। दूसरा गुण यह होगा कि जो प्रकाश की जो चाल है, प्रकाश की जो गति है, चाल मतलब किसी दूरी तय करने में जितना समय लगता है उसे हम लोग चाल कहते हैं। आगे हम जो चौथा चैप्टर पढ़ेंगे गति, उसके बारे में और बता दूंगा कि चाल का क्या क्या फॉर्मूला होता है, उसके बारे में और अध्ययन करेंगे। फिलहाल इतना जानो कि चाल या वेग का इतना मतलब होता है कि कोई वस्तु जिस रफ्तार से भाग रही है ना, उसे हम लोग कहते हैं चाल। तो प्रकाश की चाल कितनी है और किस माध्यम में सर्वाधिक चाल होती है? तो प्रकाश की चाल होती है 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। कितनी होती है? 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। और ये होती है निर्वात। किसमें होती है? निर्वात। निर्वात तो बोले थे वैक्यूम। निर्वात मतलब, निर्वात की परिभाषा क्या? बार बार काम आएगा फिजिक्स में। निर्वात क्या होता है? निर्वात की बेसिक परिभाषा ये है कि जहां कोई ना हो वहां निर्वात होते हैं। जहां अगर कुछ भी नहीं है, ना कोई धूल का कण है ना कुछ और है, तो उस माध्यम को हम लोग कहते हैं निर्वात।
कोई बाधा या अवरोध नहीं, उसे हम लोग कहते हैं निर्वात। तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश की जो किरण है वो 1 सेकंड में 3 गुणा 10⁸ मीटर दूरी तय कर लेती है। 1 सेकंड में प्रकाश की किरण 3 गुणा 10⁸ मीटर दूरी तय कर लेती है। ठीक है, ये हो गई दूसरा गुण कि प्रकाश की चाल क्या होती है, प्रकाश की चाल कितनी होती है, किस माध्यम होती है। माध्यम बेसिकली 3-4 होते हैं, या तो ठोस हो सकता है, या द्रव हो सकता है, या गैस हो सकता है, या निर्वात हो सकता है। इन सब के बारे में उम्मीद करता हूं आप जानते होंगे। ठोस, द्रव, क्या गैस क्या होता है आप जानते होंगे। ठोस में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है, द्रव में उससे ज्यादा होती है, गैस में प्रकाश की चाल उससे ज्यादा होती है, और निर्वात में प्रकाश की चाल मैक्सिमम होती है, सर्वाधिक होती है, और जो कि होती है 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 2 गुण हो गए, पहला प्रकाश सीधी रेखा में गमन करेगा, दूसरा प्रकाश की चाल कितनी होती है। तीसरा यह है कि प्रकाश जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करता है तो वो तरंग के रूप में गति करता है। किसके रूप में? तरंग, वेव होती है, जिसे हम लोग कहते हैं तरंग, इंग्लिश बोले तो वेव। क्या होती है? जैसे कोई शांत जल का तालाब होता है, शांत जल का तालाब होता है, उसमें से अगर हम धीरे से कंकड़ फेंके ना तो वो ऐसे लहरें बनती हुई आगे जाती है, उन्हें हम लोग कहते हैं तरंगे, वेव। जैसे अगर मैं कोई एक तनी हुई डोरी लूं और अगर उस बीच में से ऐसे हल्के से खींच के छोड़ दूं तो वो ऐसे मूव करती है, इन्हें हम लोग कहते हैं तरंगे, वेव। ये भी एक प्रकार का ऊर्जा का स्थानांतरण करती है। तो प्रकाश की जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर गति करता है वो तरंग के रूप में गति करता है। किसके रूप में गति करता है? तरंग के रूप में। हालांकि इसके बारे में मतभेद है। मतभेद यह है कि सबसे पहले प्रकाश की तरंग प्रकृति के बारे में पता चला था कि प्रकाश है वो तरंग के रूप में व्यवहार करता है। बाद में आइजैक न्यूटन ने बताया कि प्रकाश कण के रूप में भी व्यवहार करता है, प्रकाश कण के रूप में व्यवहार करता है। बहुत माइक्रो कण होते हैं, उनके बारे में प्रकाश आगे की ओर गति करता है। इस प्रकार की प्रकृति प्रकाश की होती है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में मतभेद हो गया। फिर वैज्ञानिक आए डी ब्रोगली, और इन्होंने बताया कि प्रकाश की जो प्रकृति है वो द्वैत प्रकृति। कौन सी प्रकृति है? द्वैत प्रकृति। द्वैत प्रकृति का मतलब हुआ कि प्रकाश कभी तो तरंग के रूप में व्यवहार करेगा और कभी कण के रूप में व्यवहार करेगा, और इसे हम लोग कहते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। द्वैत मतलब ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की द्वैत प्रकृति, कभी कण के रूप में और कभी तरंग के रूप में व्यवहार करेगा। ठीक है, यहां तो हो गई। चौथी बात क्या हो गई? चौथी बात यह होगी कि जो प्रकाश की तरंगे होती हैं, प्रकाश की तरंगे अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। कैसी होती है? अनुप्रस्थ प्रकृति की, अनुप्रस्थ प्रकृति। जब हम तरंग बढ़ेंगे तो और इनके बारे में जान लेंगे। फिलहाल बता देता हूं कि जब कोई तरंग आगे की ओर गमन करती है तो मुख्यतः 2 ही प्रकार के होते हैं, या तो वो अनुप्रस्थ हो या वो अनुदैर्ध्य हो, या तो ट्रांसवर्स हो या वो लॉन्गिट्यूडनल हो। अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं वो ऊपर नीचे की ओर गति करता हुआ आगे की ओर गतिमान रहती है। जो ऊपर नीचे की ओर अपनी दिशा बदलती हुई आगे की ओर गति रहती है, जैसे ऊपर गई फिर नीचे जा रही है फिर आगे, ये आगे जा रही है, ये बिल्कुल आगे जा रही है, लेकिन ऊपर नीचे गति करते हुए आगे जा रही है। तो प्रकाश तरंग की जो इस प्रकार की प्रकृति होती है उसे हम लोग कहते हैं अनुप्रस्थ प्रकृति। दूसरी होती है अनुदैर्ध्य प्रकृति, अनुदैर्ध्य प्रकृति। अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती हैं कि ऐसी तरंगे जो आगे की ओर मूव तो करें लेकिन आगे पीछे होते हुए आगे की ओर मूव करें। जैसे ये तरंग है, ये आगे गई पीछे गई, ये आगे गई पीछे गई, आगे गई पीछे। तो प्रकार की जो इस प्रकार तरंग की जो इस प्रकार की प्रकृति होती है उसे हम लोग कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंगे। लेकिन प्रकाश जो हमारा प्रकाश होता है उसकी प्रकृति हमेशा अनुप्रस्थ होगी। कैसी होगी? अनुप्रस्थ प्रकृति। ये 4 गुण है, मैं एक बार लिख देता हूं। हम प्रकाश के गुणों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। सबसे पहला गुण मैंने क्या बताया कि प्रकाश हमेशा ऑलवेज, प्रकाश हमेशा एक सीधी सरल रेखा, प्रकाश हमेशा एक सीधी सरल रेखा में गति करेगा, गति करता है जब तक कि इसके मार्ग में
मार्ग में कोई बाधा या अवरोध ना आ जाए। ठीक है, तो प्रकाश के पहला गुण क्या होगा कि प्रकाश हमेशा एक सीधी सरल रेखा में गति करता है। ठीक है, दूसरा गुण क्या होगा, दूसरा गुण होगा कि प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल निर्वात में सर्वाधिक, प्रकाश की चाल निर्वात में सर्वाधिक मैक्सिमम और कितनी होती है, ये होती है 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश की चाल निर्वात में सर्वाधिक 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अगर आपको माध्यम दे दें और उनमें प्रकाश की चाल का ऑर्डर पूछ ले, क्रम पूछ ले, मैं भी वो भी बता देता हूं कि प्रकाश की चाल का क्रम, प्रकाश की चाल का क्रम क्या क्रम होता है, ठोस द्रव्य गैस के आपस में तुलना कर लेते हैं। तो सबसे ज्यादा होती है निर्वात में, या मैं उल्टा लिखूं तो सबसे कम होती है ठोस में, उससे ज्यादा होती है द्रव्य में, उससे ज्यादा होती है गैस में, और सर्वाधिक होती है निर्वात में, जो कि मैंने ऊपर लिखा था। ठीक है, प्रकाश की चाल का क्रम हो गया। तीसरा गुण क्या होता है कि प्रकाश तरंग के रूप में एक स्थान से, प्रकाश तरंग के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करता है। ठीक है, प्रकाश तरंग के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करता है। या इसको ये भी समझता है कि प्रकाश की प्रकृति क्या है। तो एक प्रकृति ये होगी प्रकाश तरंग के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करता है। दूसरी ये होती है कि सर्वप्रथम सर आइजक न्यूटन ने बताया, सर्वप्रथम सर आइजक न्यूटन ने बताया कि प्रकाश कण के रूप में व्यवहार, या मैं कहूं तो प्रकाश कण के रूप में गति करता है। प्रकाश कण के रूप में गति करता है। और ये जो प्रकाश के कण के रूप में गति करने की प्रकृति है, कण के रूप में जो गति करने की प्रकृति है, इसे हम लोग कहते हैं प्रकाश का कणिका सिद्धांत। क्या कहते हैं इसे कणिका सिद्धांत कहा गया। कण के रूप में व्यवहार करता है तो इसलिए इसे कहते हैं कणिका सिद्धांत, इसे कणिका सिद्धांत कहते हैं। तो इनके बीच में मतभेद हो गए वैज्ञानिकों के बीच में कि भाई कभी तो आप कह रहे हो तरंग के रूप में व्यवहार कर रहा है, कभी कह रहे हो प्रकाश कण के रूप में व्यवहार करता है। तो बाद में आए एक और वैज्ञानिक डी ब्रोगली, और वैज्ञानिक डी ब्रोगली ने बताया कि प्रकाश की प्रकृति द्वैत है, अर्थात प्रकाश की प्रकृति द्वैत है। मैं ऊपर लिख देता हूं, प्रकाश की प्रकृति द्वैत है, अर्थात प्रकाश कभी कण के रूप में, कभी कण के रूप में, तो कभी
तरंग के रूप में व्यवहार करता है, तरंग के रूप में व्यवहार करता है। ठीक है, तो हमारे प्रकाश के 3 गुण हो गए। पहला, प्रकाश की सरल रेखा में गति करता है। दूसरा, प्रकाश की चाल। तीसरा, प्रकाश की प्रकृति। चौथा, इनको साफ कर देता हूं मैं। चौथा गुण है कि जो प्रकाश की तरंगें होती हैं वो अनुप्रस्थ प्रकार की होती हैं। प्रकाश की तरंगें कैसे होती हैं? अनुप्रस्थ प्रकार की। तो चौथा प्रकाश का गुण हो गया कि प्रकाश की तरंगें, प्रकाश की तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती है, अनुप्रस्थ तरंगें होती है, अनुप्रस्थ प्रकार की होती है। ठीक है, क्या होती है तो मैं चित्र बना देता हूं एक बार। जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहां से कोई प्रकाश की किरण निकलती है और ये प्रकाश की किरण ऊपर नीचे की ओर अगर गति करते हुए या ऊपर नीचे की ओर अगर दोलन करते हुए आगे की ओर बढ़े तो इसे हम लोग कहते हैं अनुप्रस्थ तरंगे। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंगे। तरंगों की जो प्रकृति है वो क्या कहलाती है? अनुप्रस्थ तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगों में जो प्रकाश की इससे अधिकतम दूरी होती है ऊपर की ओर, इसे हम लोग कहते हैं स्रंग। इसे हम लोग क्या कहते हैं? स्रंग। और इसे न्यूनतम दूरी नीचे की ओर जो अधिकतम दूरी होती है इसे हम लोग कहते हैं गर्त। क्या कहते हैं? गर्त। तो प्रकाश की तरंगें अनुप्रस्थ होती है। ठीक है, ये हो गए प्रकाश के 4 गुण। आगे इसके बाद में हम पढ़ेंगे प्रकाश की तरंग प्रकृति से संबंधित प्रमुख घटनाएं। साफ कर देता हूं मैं। अब आगे की ओर एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, प्रकाश की तरंग प्रकृति से संबंधित प्रमुख घटनाएं। प्रकाश की तरंग प्रकृति से संबंधित प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी होती हैं? यहीं से हमारे जो इस चैप्टर की नींव शुरू होती है। इतना हमने बेसिक पढ़ा है। आगे की हम जितने भी बारे पढ़ेंगे वो एकदम नए सिस्टमेटिक तरीके से होगी, जिनमें परिभाषा भी होगी, उनको उदाहरण भी होंगे, उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं हेडिंग डाल देता हूं, प्रकाश की तरंग प्रकृति से संबंधित प्रमुख घटनाएं। प्रकाश की तरंग प्रकृति से संबंधित प्रमुख घटनाएं मैंने 2 बताई थी, एक तरंग प्रकृति, एक कण प्रकृति। हम इस अध्याय में केवल तरंग प्रकृति से संबंधित जो भी घटनाएं हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। कौन कौन सी तरंग प्रकृति के बारे में? जैसे तरंग प्रकृति से एक संबंधित घटना होगी जैसे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्ण, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का विवर्तन। ये घटनाएं होती है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का 7 रंगों में बढ़ना। ये सभी जो घटनाएं होती है वो प्रकाश की तरंग प्रकृति के आधार पर होती है। मैंने इससे पहले बताया था कि प्रकाश की 2 प्रकृति होती है, एक होती है तरंग प्रकृति और दूसरी होती है कण प्रकृति। कण प्रकृति के बारे में एक प्रमुख घटना है प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्या होता है? प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये क्या होता है तो इसके बारे में बाद में अध्ययन कर लेंगे अगर समय बचा तो। सबसे पहले शुरू करते हैं प्रकाश की तरंग प्रकृति से संबंधित प्रमुख घटनाएं और उनमें 1 नंबर हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले ये हो गया हमारा प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो हमारी डी क्या होगी कि प्रकाश की तरंग प्रकृति से संबंधित प्रमुख घटनाएं। कौन कौन सी घटनाएं होती हैं उनके बारे में आज नाम लिख देता हूं। जैसे पहली है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दूसरा है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। तीसरा है प्रकाश का पूर्ण, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल
इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR। चौथा है प्रकाश का प्रकीर्णन, चौथा है प्रकाश का प्रकीर्णन। पांचवा है प्रकाश का व्यक्तीकरण, प्रकाश का व्यक्तीकरण। और छठवा है प्रकाश का विवर्तन। और सातवां है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ये 7 प्रमुख घटनाएं हैं। कौन कौन सी है तरंग प्रकृति संबंधित? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का व्यक्तीकरण, प्रकाश का विवर्तन और प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल हम प्रकाश के परावर्तन और जो 7 प्रमुख घटनाएं हैं उनके बारे में एक एक से विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है, आप सभी का इस क्लास से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। क्लास कैसी लगी इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।